बहुत शुक्रिया। तजारती वक्फे के बाद में सनम एजाज जी के स्पेशल में हालात वाक़ात पे हमारी ख़ास नज़र। शुरुआत करते हैं खूनी नाले के खूनी खेल से। एक बार फिर खूनी नाले में खूनी खेल देखने को मिला है। रात 12 बजे के करीब बताया जाता है कि यहाँ ज़ेर तामीर टनल पर हो रहे काम के दौरान टनल का एक हिस्सा बह गया, डह गया और बहने और डहने के बीच में करीबन एक दर्जन से जायद मजदूर इसकी चपेट में आ गए और जिसकी सारी सूरत-ए-हाल के दौरान फौरन रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया, जिस दौरान जख्मियों को, जिनकी तादाद लगभग जो फंसे हुए लोग थे, जिनमें से 4 को निकाला गया और उनमें से 1 की मौत बाद में वाक़ा भी हुई। खूनी नाला और यहाँ पे 4 लेन टनल पर हो रहे 4 लेन सड़क पर हो रहे काम और काम के दौरान टनल की खुदाई और इस सारी सूरत-ए-हाल पे लेटेस्ट अपडेट क्या है। नदीम कट्टोच सुबह से सारी सूरत-ए-हाल पे नजर रखे हुए थे। बहुत शुक्रिया नदीम। इस वक्त ताज़ा तरीन अपडेट क्या है, सिचुएशन क्या है, क्या रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल हो चुका है और जो जख्मी हैं उनको निकाला जा चुका है, जो फंसे हुए लोग हैं उनको निकाला जा चुका है या नहीं? जी बिल्कुल, देखिए सनम, जहां तक हम बात करें, क्योंकि कल रात देर गए जब हमने खूनी नाला के मकाम पर एक जो टनल का ऑडिट का एरिया जब धंस गया था, तो उसके बाद देखा कि वहां पे लगभग 12 जो मजदूर थे वहां पे इसकी जद में आए थे, जबकि 2 को वहां से जख्मी हालत में निकाला गया था, लेकिन रात भर रेस्क्यू चलता रहा। 10 लोग मलबे के नीचे दबे रहे। आज दिन भर कोशिशें जारी रही कि रेस्क्यू किया जाए, वहां से जो भी दबे लोग हैं उन्हें निकाला जाए। एक डेड बॉडी को वहां से रिकवर किया गया और बाकी के 9 लोगों को निकालने की कोशिश भी मुसलसल जारी थी। लेकिन उसके बाद हमने देखा कि एक दोबारा से एक जो है मलबा नीचे उतर आया है उस जगह पर जहां पर वो मजदूर दबे हुए थे, जहां पर वो लोग दबे हुए थे। इस तरह से जो आसानियां कहीं न कहीं देखने को मिल रही थी रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए, लेकिन अब फिर से एक बार मुश्किलात में पड़ गई है क्लियरेंस एजेंसीज और जो रेस्क्यू कर रही टीमें हैं वो, क्योंकि वहां पर मलबा जो है भारी मिकदार में खूनी नाला के उसी ऑडिट के मकाम पर उतर आया है जहां पर पहले से ही 9 लोग दबे हुए हैं। नदीम, एक सवाल है, ये अभी टनल के मुंह के पास ही ये टनल गिर आई है, अभी तो इब्तदाई काम शुरू हुआ है या कि कहीं बीच में आई है? थोड़ा सा तफसील से बताएं। ये जो वाक़ा है जहाँ पे ये टनल दह गई है, ये कहाँ बीच में है, फ्रंट लाइन पे है, कहाँ पे है? जी बिल्कुल, देखिए सनम, ये ऑडिट है क्योंकि टनल एक तरफ है और दूसरी तरफ ये SOS जिसे इमरजेंसी एग्जिट भी कहा जाता है। तो ये वो टनल थी जिसका काम अभी शुरू किया गया था और इब्तदाई मराहिल में ही वहां पे जो है ये तमाम चीजें पेश आई है। जिस तरह से हम देख रहे हैं कि कल जो एक बड़ा हादसा पेश आया जहां पर अभी भी 9 लोग मलबे तले दबे हुए हैं, तो ये टनल एक तरफ है और दूसरी तरफ जो इमरजेंसी एग्जिट बनाया जा रहा था ये उसका हिस्सा है जो धंस गया है, जिसके जद में कुछ गाड़ियां और 12 लोग जो है मजदूर जो वहां पे काम कर रहे थे वो आए हुए थे। जी सनम। नदीम, मुझे बहुत से लोगों ने वहाँ से बताया कि जो प्रॉपर जो गैजेट्स होते हैं, जो मैकेनिज्म होता है टनल खोदते वक्त, वो यहाँ पे अपनाया नहीं जा रहा था और यही वजह है कि ये टनल बह गई, डह गई। कुछ लोग ये भी बता रहे थे कि जो कंपनी ने ठेके में जिसको ले रखा है, सरकार ने उनके जितने भी जो प्रोविजंस होते हैं वो देखने के बाद जो उसको ठेके में दिया, उसने आगे सबलेट कर दिया। छोटे छोटे ठेकेदार जो है वो इस पे काम कर रहे हैं, वो ठेकेदारों के पास न इंजीनियर्स हैं न इक्विपमेंट्स हैं, तो ये सब खतरे वाली बात है। इसमें कितनी सच्चाई है? आप इस सारी सिचुएशन को अब तक लगातार देखते रहे, क्या है असल हकीकत, जरा हमारे व्यूअर्स को बताइए। जी बिल्कुल, देखिए सनम, एक चीज मैं आपको बता दूं, क्योंकि श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे को हाईवे से 4 वे बनाने का काम लगभग पिछले 7 साल से जारी है, जहां हम देख रहे हैं कि अब तक हमारे पास कई सारी कंपनी आई है जो काम करके निकल गई, लेकिन कामयाब कोई भी कंपनी नहीं हो पाई। और कहीं ना कहीं जब हम देखते हैं, क्योंकि जब आप टेक्निकल एक्सपर्ट्स की बात करेंगे तो उनका ये मानना है कि जनाब इनके पास टेक्निकल एक्सपर्ट्स है नहीं जिस तरह के होने चाहिए थे, क्योंकि कहीं एरियाज हमारे पास हैं जहां लूज एरिया है, अगर वहां पर शॉर्ट कंक्रीट होता, वायर मैच होता, रॉक बोल्टिंग होता, तो ये तमाम चीजें नीचे आती नहीं। लेकिन उन चीजों को कहीं ना कहीं बाईपास किया जाता है। आप देखेंगे कि जिन जगहों पर जरूरत भी होता है शॉर्ट कंक्रीट का, वहां पे शॉर्ट कंक्रीट नहीं होता है और कंपनियों पे कंपनियां बदली जाती है। पहले ये काम देखेंगे आप HCC ने किया, उसके बाद CPPL, उसके बाद सीगल, अब ये जो है दूसरी नई कंपनी को, सरला कंपनी को काम दे दिया है। तो कहीं ना कहीं ये कहेंगे हम कि जनाब जो असर और रसूख वाले हैं शायद उन लोगों को ही काम दिया जाता है और जो गाइडलाइंस है, जो बताया जाता है कि नहीं जनाब आपने इन तमाम चीजों को देखकर काम करना है, तो शायद उन तमाम चीजों को स्किप किया जाता है। अगर ऐसा नहीं होता तो शायद ये कंपनियों पे कंपनियां नहीं बदली जाती, यानी मुकर्ररा मुद्दत जो 36 महीने की थी
اس میں ہی اس کام کو مکمل کیا جاتا ہے. لیکن جب ہم دیکھتے ہیں کہ جناب کام تو وہیں پڑا ہوا ہے لیکن کمپنیوں پہ کمپنیاں بدلی جاتی ہے. 36 ماہ کا وقت 72 ماہ میں گزر گیا لیکن ابھی تک یہاں پہ کام مکمل نہیں ہو پایا. ندیم ایک سوال اور میرا ہے, یہ جو لیبر وہاں پہ کام کرتی ہے باضابطہ طور پہ ایک لیبرس کا رائٹ ٹو لیبر جو ہے ان کا وہ بھی ہے, ان کا انشورنس ہوتا ہے, ان کو لیبر ڈپارٹمنٹ وہاں پہ مانیٹر کرتا ہے. آپ نے کئی سٹوریز فائل کی ہیں اس ٹنل کے حوالے سے, آپ نے کبھی دیکھا وہاں لیبر ڈپارٹمنٹ آیا ہوا, ان لوگوں کا انشورنس وغیرہ کے بارے میں کوئی جانکاری ہے؟ وہاں لیبر جو ہیں رات کے 12 بجے کام کرنا, یہ تو ہو گیا نا رات, یہ تو ہو گیا وہ فورسڈ لیبر والا کام بھی. یہ سب چیزیں جو ہیں کیا کہیں ہے سرکار کی اس پہ نظر؟ جی بالکل, دیکھیے سنم اعجاز میں آپ کو ایک چیز بتا دوں کہ یہ بڑا دلچسپ سوال ہے اور اس کا جواب اس طرح کا ہے کیونکہ جب آپ دیکھیں گے رامبن کے اندر جب آپ آئیں گے تو ہم نے دیکھا تھا کہ مختلف مقامات پر مزدوروں نے یہاں پہ پروٹیسٹ کیا, چاہے وہ ہم 4 لیننگ کی بات کریں یا پھر یہاں دوسرا ہمارے پاس کام چل رہا ہے ریلوے ٹنلنگ کا, تو وہاں پہ مزدوروں کے حقوق کو دبایا جا رہا ہے. میں آپ کو ایک چیز بتا دوں کیونکہ اگر کمپنی میں کوئی کام کرا جناب تو اس کا گروپ انشورنس ہوگا, کمپنی کی طرف سے ہوتا ہے. لیکن جب آپ اسسٹنٹ لیبر کمشنر کے دفتر میں پہنچتے ہیں جناب, ان کی طرف سے کہا جاتا ہے کہ یہ تو جناب یہ تو سینٹر کی اسکیم ہے, اس کا جو آپ کا انشورنس کا علم اگر آپ کو چلے گا تو آپ جموں گاندھی نگر جائیے. ایک مزدور پیشہ فرد ہوگا وہ یہاں سے گاندھی نگر نہیں پہنچ پاتا. اور فائنلی ہم نے جب دیکھا کہ انشورنس ہوتا ہے یا نہیں ہوتا جناب, یہ تو بات کی بات ہے, لیکن اس سے پہلے جو ہم نے اپنے آنکھوں سے جو منظر دیکھے ہیں, جو مناظر دیکھے ہیں, کئی لوگ ایسے ہیں جو کام کرتے کرتے جسمانی طور معذور ہو گئے, وہ چکر کاٹتے رہتے کمپنی کے آفس کے جناب ہمیں مدد دی جائے, لیکن انہیں اپنے ذاتی پیسے سے ہی اپنا علاج و معالجہ کروانا پڑتا ہے. یعنی ایک چیز جو ہم دیکھتے تھے کہ جناب انڈسٹریل ڈسپیوٹ ایکٹ کہا جاتا تھا جس میں شیلٹر ملے گا مزدور کو, آنے جانے کے لیے ٹرانسپورٹ فیسلٹی ملے گی, وہاں پہ اس کے جو ہے کھانے پینے کا انتظام کیا جائے گا, وہ تمام چیزیں ہمیں دیکھنے کو نہیں مل رہی. یعنی یہ چیز کہ جناب جو لیبر لاز کو یہاں پہ بالا طاق رکھ کر کام کیا جا رہا ہے, ہم نے دیکھا کہ پچھلے دنوں یہاں پہ بھارتیہ مزدور سنگھ کے لوگ لگ بھگ 6 ماہ تک سڑک پر رہے اس مانگ کو لے کر کہ جناب ہمارے حقوق ہمیں دیے جائے, مزدوروں کے حقوق مزدوروں کو دیے جائے. لیکن وہاں پہ جناب کوئی پہنچا نہیں ہے. جو بھی کنسرن اتھارٹیز تھی وہ یہ کہتے تھے کہ نہیں جناب ہم نہیں کریں گے, وہ کرے گا. یعنی ہر بار یہ کہا جاتا جناب آپ اوپر جائیں, وہ اوپر کہاں تھا وہ کسی کو پتا نہیں چلا. اور اس بیچ ہم دیکھ رہے ہیں کہ خونی شاہراہ پر اس 4 لیننگ کے کام کے چلتے ہوئے جاری ہے. جی سنم. چلیے ندیم چلتے چلتے ہمیں بتائیے لیٹسٹ اپڈیٹ اس وقت کیا ہے, کتنا وقت اور لگ سکتا ہے اس آپریشن کو, ریسکیو آپریشن کو؟ مزدوروں کا تو خدا ہی حافظ ہے اس ریاست میں, اس ملک میں لگ بھگ ایسا ہی حال ہے ہر جگہ پہ, تو کیا ہے اس وقت لیٹسٹ اپڈیٹ وہاں پہ؟ جی بالکل, دیکھیے سنم اعجاز جہاں تک اس ریسکیو آپریشن کے حوالے سے ہم بات کریں تو صبح سے ہی ریسکیو آپریشن چلایا جا رہا ہے, لیکن اب دوبارہ سے جب ملبہ آ گیا تو ظاہر سی بات ہے مزید وقت لے گا کلیئر کرنے میں. یعنی اب ہم یہ کہیں کہ جناب اس ملبے کو ہٹا کر, کیونکہ انسانی جانیں جب وہاں پہ ہیں تو ظاہر سی بات ہے احتیاط سے ہی اس ریسکیو کو چلانا ہے. اور یہ ریسکیو جب دوبارہ سے ملبہ آ گیا ہو اور پھر اوپر سے ہلکی بوندا باندی کا سلسلہ جب شروع ہو جائے, جب تیز آندھی چلے, وہاں پہ اڑتی دھول سے بھی آپ کو پریشانی ہوتی ہے. یعنی یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ آج رات میں ریسکیو مکمل نہیں ہوگا, کیونکہ حالات اس طرح کے بنے ہوئے ہیں. اگر موسم میں سدھار دیکھنے کو ملتا ہے رات بھر اگر ریسکیو چلا تو پاسبلٹیز ہیں, ادروائز کافی مشکل لگ رہا ہے. کیونکہ اس وقت اگر ہم دیکھیں اس علاقے میں تیز آندھی بھی چل رہی ہے, تیز بارشوں کا سلسلہ بھی شروع ہو گیا ہے, اور جب ملبہ بھی اس جگہ پر دوبارہ سے اتر آیا ہے وہ بھاری مقدار میں ہے, تو وقت ضرور لگے گا. سن ایک اور سوال لاسٹ پہ آپ سے جاننا چاہوں گا, اس وقت جو تازہ ترین اپڈیٹ وہاں پہ ہے, لیکن اس وقت موسم کیسا ہے علاقے کا وہ تھوڑا بتا دیجیے ہمارے ویورز کو, کیا اب بھی بارشیں ہو رہی ہیں؟ جی بالکل سنم, ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ تیز آندھی کے ساتھ ساتھ میں یہاں پہ تیز بارشوں کا سلسلہ بھی جاری ہے, جس وجہ سے ریسکیو میں کافی زیادہ پریشانیاں ہو سکتی ہے. کیونکہ ہم نے دیکھا کل شام سے موسم صاف تھا اور آج بعد دوپہر تک, لیکن بعد دوپہر ہم نے دیکھا کہ سپہر میں تیز آندھی تیز بارش کا سلسلہ شروع ہو گیا اور وہاں پہ دوبارہ سے ملبہ اترا ہے. تو ظاہر سی بات ہے یہ تمام چیزیں, موسم کی خرابی, تیز آندھیوں کا چلنا اور وہاں پہ دوبارہ ملبہ اتر آنا ریسکیو آپریشن کے ٹائم میں اضافہ کر گیا. بہت شکریہ ندیم کٹوچ, رامبن سے سیدھا اسپاٹ سے ندیم کٹوچ ہمارے ساتھ موجود تھے. یہ ریسکیو آپریشن ابھی جاری ہے. اس حادثے میں اب تک جتنے بھی لوگ ہیں ان میں سے ایک کی موت واقع ہوئی ہے. اندر بتایا جاتا ہے کہ لگ بھگ ابھی 1 درجن کے قریب لوگ پھنسے ہوئے ہیں. آپریشن جاری ہے, تیز ہوائیں چل رہی ہیں, بارش بھی ہو رہی ہے, اور یہ خونی نالہ ہے. خونی نالہ ماضی میں ڈراونا کھیل ہوا کرتا تھا, خوفناک علاقہ تصور کیا جاتا تھا, اور اس خوفناک علاقے میں ایک اور خوفناک کھیل آج دیکھنے کو ملا ہے. ہمیں وہاں کے کچھ مزدوروں نے بتایا کہ ان کا انشورنس نہیں ہوتا کیا جاتا ہے, وہاں پہ جو گیجٹس چاہیے وہ
वो नहीं होते हैं। और ये कंपनीज पे कंपनीज का जो ठेके पे ठेके वाली बात आती है, पहले बड़ा ठेकेदार, फिर छोटा ठेकेदार, फिर वो छोटा ठेकेदार, तो ना ही टेक्निकल नो हाउ रखने वाले वो इंजीनियर वहाँ पे होते हैं जो पूरी तरह से इनका वहाँ पे इस काम को मॉनिटर करें, और ना ही वो गैजेट्स होते हैं। तो कहीं न कहीं इन 12 लोग जो इस वक्त, या 1 दर्जन के करीब से ज़ायद लोग जो वहाँ पे इस वक्त मौत और हयात की कश्मकश में हैं, उनके पीछे, उस सारे मामले के पीछे कहीं न कहीं हमारा लेबर डिपार्टमेंट भी जिम्मेदार है। और ये लेबर डिपार्टमेंट की नाअहली कहें, कोताही कहें, या कहें कि गफलत शारी, जिसकी वजह से अब तक उन्होंने इससे मामले को कभी सीरियसली नहीं लिया है। और हम आपको बताएं, ये सीरियस मामला है, सियासी जमातों ने भी इस पर अपना रद्द-ए-अमल जारी किया है। पीडीपी के सीनियर लीडर फिरदौस टाक ने आज सुबह सबसे पहले ये मामला उठाया और उन्होंने बताया कि सियासत भी इसमें की जा रही है, और ये सियासत करते हुए यहाँ खूनी खेल खेला गया है। फिरदौस टाक पीडीपी के सीनियर लीडर, खित्ते चिनाब से लेकर पीर पंचाल तक, फिरदौस टाक बता रहे थे। हम सरकार से, इंतजामिया से ये अपील करते हैं और ये डिमांड करते हैं कि जल्द अज जल्द पूरे खित्ता चिनाब में जितने बड़े प्रोजेक्ट चल रहे हैं उन पे सिक्योरिटी ऑडिट कराया जाए, और सिक्योरिटी और सेफ्टी के नाम पर जो कंस्ट्रक्शन कंपनीज जो है वो ओपन लूट मचा रही है और जो ओपन धांधलियां कर रही है उसको बेनकाब किया जाना चाहिए, और इंश्योर करना चाहिए जो लेबर वर्कर्स वहाँ पे अपनी जानें रिस्क पे करके ये प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट कर रहे हैं, उनकी सेफ्टी और सिक्योरिटी को यकीनी बनाया जाना चाहिए। ये जितने प्रोजेक्ट चल रहे हैं, हमने देखा है कि ये प्रोजेक्ट जो कंपनीज ने ये प्रोजेक्ट्स लिए हैं, उन्होंने ये सबलेट करके मकामी भारतीय जनता पार्टी के लीडरान को बांट दिया है और बंदर बांट की है, जिनके पास न तो एक्सपीरियंस है न उनके पास सिक्योरिटी। फिरदौस टाक बता रहे थे सियासी असर सुख का ठेका, और इस ठेके के दौरान ठेकेदार वो जिसके पास कोई टेक्निकल नो हाउ नहीं, जिसके पास गैजेट्स नहीं, और उसने, उस कंपनी ने, उस ठेकेदार ने मजदूरों की मौत का सामान पैदा किया है। ये फिरदौस टाक पीडीपी के सीनियर लीडर बता रहे थे। और आपको नाज़रीन बताएं, उमर अब्दुल्ला ने भी बहुत कुछ बताया, लेकिन उसके बताने से पहले, उस पर चलने से पहले बताएं आपको कि लाइन ऑफ कंट्रोल के टंगडार सेक्टर में आज इन्फिल्ट्रेशन की कोशिश हुई है, और बताया जाता है कि लाइन ऑफ कंट्रोल में इस इन्फिल्ट्रेशन के दौरान गोलीबारी का वाक़ा पेश आया है, जिसमें सरकारी ज़राए ने बताया है कि 1 मिलिटेंट मारा गया है, और ये लाइन ऑफ कंट्रोल के टंगडार सेक्टर में वाक़ा पेश आया है। लेकिन हमने आपको बताया कि हम बताएंगे उमर अब्दुल्ला की बात भी, और उमर अब्दुल्ला ने आज सवालात भी उठाए। खित्ते पीर पंचाल का दौरा मुकम्मल करने के बाद उमर अब्दुल्ला आज जम्मू में एक पार्टी कन्वेंशन से खिताब कर रहे थे, और उसके बाद उन्होंने मीडिया से बात भी की। और मीडिया से बात करने के साथ साथ इस कन्वेंशन में उमर अब्दुल्ला ने बताया कि हवाई परवाज़ें हों या सयाती सरगर्मियाँ हों, ये कश्मीर में मामूल की अलामात ना समझी जाए। उन्होंने, उमर अब्दुल्ला ने बताया कि खौफ है, दहशत है, डर है, पंडित और पंडित मुलाजमीन कश्मीर छोड़कर भागना चाहते हैं। उमर अब्दुल्ला ने सवालिया निशान उठाते हुए ये भी पूछा कि क्यों नौकरी छोड़ रहे कश्मीरी पंडित अगर हालात ठीक हैं, क्या ये मामूल है? उमर अब्दुल्ला ने सवाल किया कि पीएजीडी के पास भी कश्मीरी पंडित मुलाजमीन पहुंचे, और कश्मीरी पंडित गुपकार अलायंस के पास जब पहुंचे तो गुपकार अलायंस गवर्नर, लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास भी गया, ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि कश्मीरी पंडित वादी कश्मीर को ना छोड़े। उमर अब्दुल्ला ने पथराव की बात भी की, बताया कि उनके दौर इक़्तिदार में भी पथराव जो है उनके वाक़ात कम हुए थे, लेकिन कम होना अलग बात, आज हालात ऐसे हैं कि इसके हवाले पे बात की नहीं जा सकती है। अफसोस है कि लोग मारे जाते हैं, उमर अब्दुल्ला ने बताया। ज़रा उमर अब्दुल्ला को आपको सुनाते हैं। सबसे पहले उमर अब्दुल्ला ने इंतखाबात की बात भी की, उमर अब्दुल्ला ने मज़हब की बात भी की, लाउड स्पीकर की बात भी की। तो सबसे पहले जो सूरत हाल जम्मू कश्मीर की है, जिस पे उन्होंने बीजेपी को आज तनकीद का निशाना बनाया, उस पर क्या बताया उमर अब्दुल्ला ने, ज़रा सुनाते हैं। हमें तो कहा गया था 2-2.5 साल पहले कि कश्मीर, खासकर कश्मीर की तमाम परेशानियों की वजह जो है वो 370 है, और 370 के हटते ही हालात ठीक हो जाएंगे। हमें ये कहा गया था कि 370 ही वजह है कि कश्मीर में कुछ लोग जो हैं अलाइदगी सोच रखने वाले हैं, और अगर ये हट गया, दफ़ा हट गया, तो ना यहाँ बंदूक रहेगी, ना अलाइदगी सोच रखने वाले लोग जो हैं वो सोच रखेंगे। आज 2.5 साल हो गए, हालात में बेहतरी कहाँ आई? जो मतलब टारगेटेड किलिंग्स का सिलसिला रुक ही गया था,
मुझे नहीं याद है कि इससे पहले टारगेटेड किलिंग्स का सिलसिला कब हुआ होगा, लेकिन आज कहीं पे भी कश्मीर में लोग अपने आप को सुरक्षित नहीं महसूस करते। अगर ये नॉर्मलसी का एक उनको नया रूप नज़र आ रहा है तो मैं इसमें कुछ कह नहीं सकता हूँ, लेकिन अब मैं टूरिज्म जो है वो नॉर्मलसी नहीं है। नॉर्मलसी ये है कि खौफ ना रहे, डर ना रहे, कश्मीरी हमारे पंडित जो हैं वहाँ से भागे ना, वो तो सब नौकरी छोड़ के भागने के लिए तैयार हैं। क्या ये नॉर्मलसी है? मजबूरन इंसाफ हासिल करने के लिए वो पीएचडी के लीडरों से मिले। पीएचडी के लीडर फिर गवर्नर साहब के पास गए कि किसी तरह ये जो कश्मीरी पंडितों का दोबारा कश्मीर छोड़ के भागने का प्रोग्राम बन रहा है, इस पे रोक लगे। ये नॉर्मलसी नहीं है ना। आप वो जहाज के बस ये नॉर्मलसी नहीं है। उमर अब्दुल्ला बता रहे थे सूरत-ए-हाल खौफ है, डर है, कश्मीरी पंडित मुलाजिम भाग रही, पीएचडी तक पहुंचे। लेकिन इंतखाबात की बात भी की। उमर अब्दुल्ला ने बताया कि नॉर्मलसी है तो अगर 1996 से बदतर हालात हैं तो बात है, अगर उससे बदतर हालात नहीं है तो जब 1996 में इंतखाबात हो सके तो आज क्यों नहीं हो सकते। उमर अब्दुल्ला ने इंतखाबात की बात भी की। जरा सुनाते हैं उमर की बात आपके सामने। मुझे कोई एतराज नहीं है, गवर्नमेंट ये कहे कि आज जम्मू कश्मीर में 96 से ज्यादा बदतर हालत है, अगर वो ये मानने के लिए तैयार हैं तो फिर मुझे कोई एतराज नहीं है ना, वो ना करें इलेक्शन, क्योंकि इससे पहले भी 90 और 96 के बीच में इलेक्शन नहीं करा सके, ना वो असेंबली के करा सके ना वो पार्लियामेंट के करा सके। अगर आज हालात का बहाना बनता है तो फिर सीधा सीधा वो ये बात तस्लीम कर रहे हैं कि आज जम्मू कश्मीर। उमर का बड़ा बयान, और बयान में ये भी कहा कि बहानेबाजी अगर है तो ठीक है, नहीं है तो इंतखाबात कराएं, उमर अब्दुल्ला ने बताया। लेकिन उमर अब्दुल्ला ने मजहब की बात भी की और ये भी बताया गया कि डिवाइड किया जा रहा है, लड़ाया जा रहा है, दौड़ाया जा रहा है। और उमरों ने ये भी बताया कि लाउड स्पीकर का मामला सिर्फ मुसलमान का मामला नहीं है। मुसलमान को तो सिर्फ अजान के लिए लाउड स्पीकर की इजाज़त होनी चाहिए थी, उसमें बाज़ाब्ता तौर पर वो आवाज़ रखने के पैरामीटर्स भी हैं, लेकिन दूसरे मज़ाहिब को भी लाउड स्पीकर की ज़रूरत पड़ती है। तो उमर ने लाउड स्पीकर, मजहब, सभी मामलात को आज जम्मू में मीडिया के सामने रखते हुए कुछ यूं बताया। हालांकि जहां तक मुझे याद है, अयोध्या मामले के जजमेंट के बाद बीजेपी ने शायद ये कहा था कि अब इसके बाद मंदिर की सियासत नहीं होगी, अब वो बाकी चीज़ों पर फोकस करेंगे, डेवलपमेंट पे और जिन चीज़ों का आपने जिक्र किया। लेकिन अब लगता है एक के बाद एक ये नए जो हैं विवाद पैदा किए जा रहे हैं, और मुझे लगता है कि शायद मुल्क की हालत जो है इकोनॉमिकली और हर लिहाज से जो खराब होते हुए नज़र आ रही, ये उस चीज़ से डाइवर्ट। मैं अभी घूम के आया हूँ, लाउड स्पीकर हर कोई इस्तेमाल कर रहा है, हर कोई इस्तेमाल कर रहा है, और लाउड स्पीकर पे रोक लगाने से हर मज़हब के लोगों को जो है उनके जज्बातों को असर पड़ेगा। मैं तो ये कहता हूँ ना, आपके कोई बीच का रास्ता अपना लीजिए। चलिए, उमर अब्दुल्ला को आपने सुना, काफ़ी वक्त तक खामोश रहे उमर अब्दुल्ला, लेकिन पिछले हफ्ते से उमर अब्दुल्ला के बयानात बराबर आ रहे और खित्ते चिनाब में जो गर्मी का मौसम था, उस गर्मी के मौसम के मिजाज में उमर अब्दुल्ला के लहजे में भी गर्मी खूब दिखाई दे रही है। लेकिन आपको नाज़रीन गर्मी इधर भी है, आग लगने के वाक़ात हैं। लेकिन उससे पहले आपको बताएं, याद होगा आपको श्रीनगर के हैदरपुरा का इनकाउंटर और जम्मू कश्मीर में हैदरपुरा के इनकाउंटर में जो 4 लोग मारे गए थे, उस पर बड़े सवाल बाद में उठे भी थे। और उसी इनकाउंटर के पस मंज़र में आज मुअज़्ज़ज़ अदालत ने इस इनकाउंटर में मारे गए एक शख्स मोहम्मद आमिर मागरे की मैयत लवाकीन को सौंपे जाने की अर्जी पर समाअत मुकम्मल करते हुए अपना फैसला महफूज कर लिया है। अदालत आलिया ने आमिर मागरे के वालिद मोहम्मद लतीफ़ मागरे की दरख्वास्त पर अपना फैसला महफूज रखा, जो पिछले साल 15 नवंबर को हैदरपुरा एनकाउंटर में मारे गए 4 अफराद में से एक था। और जस्टिस संजीव कुमार की बेंच ने आमिर के वालिद मोहम्मद लतीफ़ मागरे की वकील दीपिका सिंह रजावत के फैसले और मुखालिफ वकील के दलाइल सुनने के बाद फैसला महफूज किया है। और यहाँ पे रजावत ने अर्जी दी थी कि महलूक नौजवान की लाश उनके हवाले की जाए, ताकि उसकी लाश को बाज़ाब्ता तौर पे मजहबी तौर तरीके से
सुपुर्द खाक किया जा सके और घर के अफराद को जो जहनी सदमा पहुंचा है उस पर किसी हद तक राहत हो सके। मोहम्मद लतीफ़ मागरे जो आमिर के वालिदे, उनने इससे पहले 7 दिसंबर को लेफ्टिनेंट गवर्नर से भी मुलाकात की थी ताकि उनके बेटे की मैयत और उसके साथ साथ मजिस्ट्रियल तहकीकात को पब्लिक कराने के लिए दबाव बनाया जा सके। और यहाँ आपको बताते चलें कि अब मुअज़्ज़ज़ अदालत ने अपना फैसला महफूज कर लिया है। वकला ने अपने उज़रात भी दिए और वकला ने जो अपना उज़र सबसे बड़ा दिया उसमें यही बताया गया कि एक तो अमन व अमान के खदशात और उसके साथ साथ अब लाश की खुदाई का कोई मकसद नहीं रह जाएगा क्योंकि अब लाश गल चुकी होगी। और इसी मामले को लेकर अब बाज़ाब्ता तौर पे मुअज़्ज़ज़ अदालत के फैसले का हमें इंतज़ार करना पड़ेगा। लेकिन आपको बताएं कि आग लगने के वाक़ात जो हैं, और ये आग लगने के वाक़ात कश्मीर में हमने इस साल बहुत देखे। आम लोगों की प्रॉपर्टीज़ भी जली, सरकारी दफातर को भी आग लगी, बरजला का हस्पताल का ऊपरी हिस्सा भी नजर आतिश हुआ। लगभग 36 घंटे पहले श्रीनगर में ट्रैफिक हेडक्वार्टर भी नजर आतिश हुआ, जुज़वी तौर पर उससे भी नुकसान पहुंचा। और पिछले 12 घंटे यानी आज सुबह तड़के ही पहली खबर यही आई कि श्रीनगर का पुलिस का दफ्तर भी जलकर खाकस्तर होते होते बचा है। ये कोठी बाग का फायर से पुलिस थाना था और ये आग लगी आज दौरान शब। और इस आग लगने से इस इमारत को, पुलिस थाने की इमारत को नुकसान पहुंचा है, ऊपरी मंजिल को नुकसान पहुंचा है। और इस सारे मामले पर सईद तजम्मुल भी नज़र रखे हुए थे। ज़रा सुनते हैं सईद तजम्मुल ने इस आग के हवाले से क्या बताया, कैसे लगी आग, और उसके बाद हम आपको बताएंगे कि श्रीनगर में बड़े मामलात हैं, सरकारी इमलाक नजर आतिश होना, कुछ लोग भी बात कर रहे हैं। वादी के मुख्तलिफ इलाकों में आग की वारदातों में इजाफे के बाद जहां पहले ही मेन स्ट्रीम पार्टियां और मुख्तलिफ महकमों ने बड़ी तशवीश का इजहार किया, फिक्र लाहक हुई कि आग लगने की वजूहात क्या कुछ हो सकती है। और आग लगने के पीछे जम्मू कश्मीर पुलिस ने अपना तहकीकाती अमल तेज ही किया था कि खुद जम्मू कश्मीर पुलिस को 2 दफातरों से रातों रात आग की वारदातें रोनमा होने की तस्वीरें मिल रही है। कोठीबाग पुलिस स्टेशन बीती रात में 1:45 बजे के करीब आगजनी की वारदात में इस बिल्डिंग का चलिए सही तजम्मुल, रात 1:45 बजे करीब आग लगी श्रीनगर में कोठीबाग पुलिस थाने में। और फायर ऑडिट की जो बात पिछले दिनों हमने आपको बताया था, डिवकाम ने बताया था, वो फायर ऑडिट की ज़रूरत है। इस वक्त हमारी सरकारी इमलाक जो है उनमें बहुत सी इमारतें जो हैं वहाँ बिजली का फॉल्ट हो सकता है और ज़्यादा जो इमारतें हैं वहाँ लकड़ी का ज़्यादा इस्तेमाल हुआ है। और फायर ऑडिट में ये बात सामने भी आई हुई है, हमारी इमलाक को बचाना ज़रूरी भी है। लेकिन आपको बताएं एक और चीज़ से हम बच नहीं सकते हैं, हम मंशियात से नहीं बच सकते क्योंकि ये मंशियात के खूनी दरिंदे हर वक्त हर जगह सामने नजर आ रहे। आज एक और खूनी दरिंदा आपकी नजरों के सामने है और ये उड़ी का रहने वाला है। उड़ी का रहने वाला मोहम्मद जाहिद गिलानी ये बीडीओ दफ्तर परनपेला उड़ी में बतौर VLW काम करा है और इसके कब्जे से ये जो चीज़ें बरामद हुई हैं बताया जाता है कि ये मंशियात की सबसे ख़तरनाक चीज़ है जिसे हीरोइन कहा जाता है। ये फिल्मी हीरोइन नहीं, ये तबाह बर्बाद करने वाली हीरोइन है। और ये हीरोइन जो है आज पुलिस उड़ी की पुलिस ने एक नाके के दौरान इस शख्स से इसकी गाड़ी से जब्त की है और गाड़ी का नंबर भी आपको बताएं JK01AK2765। जब इसकी गाड़ी की तलाशी ली गई तो यहाँ से मंशियात हीरोइन 10 किलो के करीब जो हीरोइन की मंशियात जो है वो यहाँ से जब्त की गई है। और बताया जाता है कि इसी बैन अवी बाजार में 20 करोड़ रुपए की कीमत है। ये अरबपति बनने निकला था, लोगों की जान लेने निकला था। दोनों चीजें इसमें, एक तो ये अरबपति बनने की कोशिश कर रहा था और ये लोगों की जान लेने की कोशिश भी कर रहा था। और इसी बीच में आपको बताएं कि ये एक पहलू, लेकिन महकमे मौसमियात की एडवाइजरी भी आपको बताते चले। महकमे मौसमियात ने एडवाइजरी जारी की है कि और भी बारिशें होंगी। कल के दिन के हवाले से कहा है कि तेज तेज बारिशें भी हो सकती हैं, वक्फे वक्फे से कल बारिशें भी रहेंगी। आज भी सूरत हाल दिन भर जारी रही, कश्मीर में श्रीनगर में ये सूरत हाल जारी रही। 23 मई तक ये
आगे सूरत ऐसी की तैसी रह सकती है। मौसम ऐसी की तैसी कर रहा है, लेकिन आपको बताएं, देख रहे थे आप जी के स्पेशल श्रीनगर के स्टूडियो से। मुझे मेरी पूरी टीम के साथ दीजिए इजाज़त इस वादे के साथ कि रब्बे कायनात की रही मर्जी फिर होगी आपसे मुलाकात। आप रखिएगा अपना ख्याल। अल्लाह आपका मेरा सबका निगहबान हो। अल्लाह निगहबान।